जय हिंद, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर के सीरीज लेकर आए हैं। और जब हम बात करते हैं मॉडल पेपर की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। जीएसजी के विविध की वो मैराथन सीरीज है, वो महत्वपूर्ण सेशन है, जहाँ पर इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन सभी तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सेशन हमारे साथ आपके साथ चल रही है। इस सेशन में कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत या कोई सवाल या कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये सेशन मैं आपसे पहले ही बताया है कि ये वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपको मिलने वाला है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। चलिए एक करके इस प्रश्न के साथ साथ हम बने रहेंगे और कोशिश करेंगे आप भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, सभी साथी मित्रों तक साझा करेंगे, ताकि अब की बार एक सीट हमारा का जो सपना है वो पूरा हो सके। सवाल आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है और मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ बने हैं, मतलब जितने लोग देख रहे हैं। तो जवाब देना जरूरी है, लाजमी भी है। पहला सवाल आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए ये काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी अहम है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया। तो फटाफट कमेंट करके बताइए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगल। थोड़ा फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे, प्रश्न की सीरीज फास्ट पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा चुका, मतलब यूँ कहें यहाँ से आपकी परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आगे है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? अगर बिग बैंग की घटना की बात करें, कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 वर्ष, 6.7 वर्ष पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न है और शुरुआत आज भूगोल के प्रश्न से ही हो रहा है। बिग बैंग को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसे और कई उपनामों से जाना जाता है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप बिग बैंग को और किस नामों से जानते हैं। इसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को बने हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करो, बताएं मेरी आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेक्निकल समस्या आ रही है, आवाज़ में थोड़ा सा नॉइस में। जरा फटाफट कमेंट करके बताएं क्या मेरी वॉइस सही आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। जरा आप जो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि अब मेरी आवाज़ साफ आ रही, वीडियो साफ चला। कहीं किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकता है और हम कोशिश करेंगे आपके सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सभी के सवालों को स्पष्ट करने का और प्रयास करेंगे कि चीज़ों को, तथ्यों को अच्छी तरह से समझें और समझाएं। एक बार कमेंट करिएगा कि मेरी बात आप लोग फटाफट अंदाज में कि अब आवाज़ साफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरी आवाज़ एकदम साफ और स्पष्ट आ रही होगी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बोले कि हाँ मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ताकि हम इसके साथ आगे बढ़ सकें। आपके सामने जो प्रश्न बैंक की सीरीज हमारे सामने हम और आप दोनों लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब सभी लोग देंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखें। ये सीरीज आपके सामने जो काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे इस सीरीज के साथ साथ आप भी बने रहें। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक ग्रह नहीं है? तो हम जानते हैं शनि है, यूरेनस है, बृहस्पति है, लेकिन मंगल जोवियन ग्रह नहीं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। अगला सवाल आपके सामने, बिग बैंग घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो आप भी जानते हैं इसका जो जन्म है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगर आपने सवाल को उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही। अगर आप सभी साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के लिए काफी अहम है, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला के 4 प्रकार होते हैं। मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कोयले के जो 4 प्रकार हैं उनके क्या नाम है। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि आप लोग इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, आप लोग इस सीरीज को देख रहे हैं और हमारे साथ इस सेशन में बने हैं। वीडियो को शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी। अब वॉइस नहीं कट रही होगी, मुझे लग रहा है आवाज़ एकदम साफ जा रहा होगा। वही मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, ताकि कहीं किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर पढ़ाएं और अगर ये सब समस्या रह जाएगी तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों हमारे लिए। चलिए
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोयला का साल का उदाहरण। तो कोयला के बारे में जानते रहेगा। ये जो कोयला है ना, ये औषधि सेल का उदाहरण, क्योंकि ये परतदार सेल है। कैसी सेल है? ये परतदार सेल है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसे औषधि सेल कहा जाता है, मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। आग्नेय सेल के उदाहरण की अगर बात करें, इसका एक उदाहरण दीजिए। और कैंत्रिक सेल का उदाहरण जैसे संगमरमर है। क्या है? संगमरमर है। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन में लाइव बने हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके मुझे भी ये बताएंगे कि आप लोग फटाफट कमेंट करके कि निम्नलिखित में से आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि ये आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो वायुमंडल में हीलियम गैस अगर हम बात करें तो 0.005% है। 0.005% है। मैं पूछूंगा CO2 का परसेंट क्या है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CO2 का परसेंट वायुमंडल में कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी साथी इसका जवाब देंगे। अगला है आपके सामने सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? सार्गेसो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा जितने भी, क्योंकि सार्गेसो जैसे आपके दिमाग में आता है उत्तरी अमेरिका का पूर्व किनारा आता है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पे कौन सा महासागर है? तो आपको पता चल गया हाँ सर यहाँ पे तो अटलांटिक महासागर। मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? डी। अगर आपने भी सवाल का उत्तर डी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। तो जितने भी लोगों ने, जितने भी साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताएं उनके जवाब सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो अगला है अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है अंडमान को निकोबार से? ये मैंने पढ़ा है, ये सब आपको लेने में दुर्गेश के नोट्स मिल जाएंगे। मैं चाहूंगा फटाफट अंदाज में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का, तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तो यहां से सवाल आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ही आपके सामने हो गया डी, 10 डिग्री चैनल। क्या आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया 10 डिग्री चैनल? इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। मैं प्रश्न नंबर 7 की बात करें कि कश्मीर घाटी इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर जो घाटी है वो किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा कि सर ये बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, मतलब इस सवाल का उत्तर होगा बी, माने बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी जो है क्या है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके बीच में। ये बहुत बार पूछा, ये लेने भी दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने पूरी नोट्स को पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। 8 नंबर प्रथम पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की? जो पोचमपाद परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित की गई है? माही नदी, तापी नदी, पेरियार नदी, गोदावरी नदी? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर हम पोचमपाद की बात है, कुछ सरल सवाल है, कुछ कठिन सवाल है, लेकिन सवाल की जो सीरीज है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही इस बारे में बता दिया है। तो पोचमपाद की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी पर, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? यह भी भारत भूगोल का सवाल है और यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। और हम चाहेंगे प्रश्न नंबर 9 का जवाब जरूर दीजिएगा। तो टीन का राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आपके हिसाब से इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? जी एकदम आपने सही बताया, छत्तीसगढ़। आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर सी छत्तीसगढ़ बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? सभी लोग फटाफट अंदाजा जवाब देंगे कि जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने अपना जो उपदेश था किस भाषा में दिए थे। 9 प्रश्न हमने भूगोल पढ़ लिया, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। अब जो शुरू हो रहा है इतिहास के सवाल है, ये विषयवार है, पूरा जीएसजी के विविध का सीरीज है जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राशि प्रतिदिन इसी समय आपको मिलता है। तो आप सभी साथी क्लास में जुड़ने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। फटाफट अंदाजा जवाब दीजिए, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश? कमेंट करिएगा सभी लोग, आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। जी हाँ, प्राकृत में। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है बी, प्राकृत में। अगला है आपका शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? वैशाली, विदिशा, राजगिरी, प्रतिष्ठान? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहा? वैशाली में, विदिशा में, राजगिरी में, प्रतिष्ठान में? प्रश्न नंबर 11 हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, कहां पे? विदिशा में। अगर इस सवाल का उत्तर, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है चेदी वंश का संस्थापक कौन था? खारवेल, महामेघवाहन, वसुदेव, शिमुख? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। चेदी वंश का संस्थापक कौन था?
ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको ये पूरा मिल जाएगा। जी हाँ, महामेघ वाहन, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने भी बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और सत्य हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, लेकिन आप लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं रही, क्योंकि जो वीडियो के सेशन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कई बार मैंने भी कहा है कि भैया आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए, कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो हम सेशन आपके लिए लेकर आए हैं ना ये परीक्षा वाले सेशन है, माइंड ब्लोइंग सेशन है। यहाँ से हर एक सवाल आपकी परीक्षा के इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर सवाल आपकी परीक्षा में पूछी भी जाती है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे प्रथम हूण आक्रमण किसके समय हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और मुझे लग रहा है आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा और आप इस प्रश्न से परिचित भी होंगे, तो आपसे ही कमेंट करके पूछेंगे प्रथम हूण आक्रमण जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों का जवाब हमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा सभी लोग। तो यहां पर अगर बताएं प्रथम जो हूण आक्रमण था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, तो फटाफट अंदाज जवाब दीजिएगा किसके समय में हुआ था। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। जवाब सभी क्या आना चाहिए, गलत हो या सही। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, स्कंदगुप्त एकदम सही जवाब है आपका। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो स्कंदगुप्त इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है, कह रहा है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, सभी लोग बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब सभी कहने चाहिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। 14 प्रश्न का 1025-26, जी हाँ ये प्रश्न आता है 1025-26, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा हाँ बड़ा ट्रेंडिंग वाले सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। अगला है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सभी के जवाब आने चाहिए। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट अंदाज में इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, सभी साथी जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछ रहे हैं, एकदम सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों कराया था, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बनवाया था। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है और हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी फटाफट अंदाज में प्रश्नों के जवाब देने। अगला है, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम नाम का कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। नहीं लिया ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं हमको नहीं पढ़ते, पूरा प्रश्न पढ़कर छोड़ देते हैं। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बेलोर लोदी। जिसने खम नाम का कर से कोई हिस्सा नहीं लिया उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर लोदी। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर इन्होंने बसाया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी जानते रहिएगा सिकंदर लोदी जी हैं। अच्छा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। और लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था, दोनों प्रश्न का जवाब इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। अगला है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था, जवाब सभी लोग दीजिएगा। 1537, 1539, 41 और 1555। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। सरहिंद का युद्ध, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ 1555, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 1555 में। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, पंचतंत्र का अनुवाद इस सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। हुसैन इब्न अली बैज, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, इब्राहिम सरहिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसजी के विविध की सीरीज, ये मॉडल पेपर की सीरीज आपके लिए बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार का सपना साकार करना है, अब की बार एक सीट हमार करके रखना है, इसलिए प्रश्न का जवाब देते रहिएगा। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, बताइए फटाफट कमेंट करके। कठिन सवाल लग रहा है ना, लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया दोबारा भविष्य में कभी यहां सवाल आएगा गलत नहीं होगा। हुसैन इब्न अली बैज, हुसैन इब्न अली बैज, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। अगला है, देखिए नोट्स संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबरों पर कॉल है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, इसलिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं पढ़ लो, चाहे कहीं सिलेक्शन होगा यहीं से। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं, आपकी जरूरत पड़ सकती है। अगला है, किससे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी साथी मित्रों को देना है, जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। साउद खां,
चिनकिच खां, सरफराज जंग, शादुत्तुल्ला। प्रश्न नंबर 19 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हां, चिनकिच खां, चिनकिलिच खां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका बी। अगला है, अब जो है आधुनिक भारत के इतिहास के बाद अब हम बढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इतिहास का हिस्सा है। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसके समय हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत सबसे पहले किस स्थान से हुई थी? यहां से 3 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तीनों यूनिक है। 1786, 1790, 1791, 1793। जवाब सभी क्या आना चाहिए, गलत या सही? बताइए कमेंट करके। जी हां, 1793, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। मेरे प्यारे साथियों फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 का आपसे हम पूछ रहे हैं। जी हां, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी का संबंध क्या था? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको तो जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न की सीरीज ने काफी मजेदार है आपके लिए। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? जो मद्रास की संधि हुई थी ना, किनके बीच हुई थी? प्रश्न नंबर 22 का जवाब सभी को देना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ आपके लाइव चल रहा है। अंग्रेज एवं हैदर अली, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान, हैदर अली एवं मराठा, निजाम तथा हैदर अली। तो प्रश्न नंबर 22 के जवाब को जरूर देना है। फटाफट जवाब दीजिए। मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। मद्रास की जो संधि हुई थी ना, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुई थी। बस फैक्ट है ये। तो अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। 22 को याद रखिएगा, मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। बताइए फटाफट कमेंट करके। आपके जवाब नहीं आ रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पर होगा महात्मा गांधी जी का। नवजीवन समाचार पत्र का जो संबंध था वो महात्मा गांधी जी से था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मेरा सवाल आपसे है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए। आपको भी पढ़ना है, तैयार करना है, ये एवरग्रीन प्रश्न है, जबकि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल मनी क्या? ये इकोनॉमिक्स शुरू हो रही है। यहां से देखिए इको के सवाल शुरू हो रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हिस्ट्री के सवाल पढ़ लिए। अब हमारे सामने इको के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। डॉलर है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विशेष आहरण अधिकार है, एफडीआई क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। एफडीआई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। इन सबकी थियरी की जो क्लास है ना, इलेनी विद दुर्गेश की ऐप पर है, जाके देख सकते हैं आप लोग पूरी थियरी इन सभी विषयों की। कागजी मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा क्या है? जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट करके जवाब दीजिए, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हैं। जी हाँ, विशेष आहरण अधिकार। सी वालों के जवाब यहां पे सही है। हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? मतलब केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार उधारी। प्रश्न नंबर 25 जवाब सभी लोग दीजिएगा। देखिए, आंतरिक बाजार उधारी होता है, विनिवेश होता है, विदेशी ऋण होता है, निवेश नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम आगे बढ़ अगले सवाल की तरफ। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जो हुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्त युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशन आपके कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में है ये, इसलिए हम आपसे भी पूछेंगे। आप भी सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और आप सभी लोग अगर घर बैठे नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इस प्रश्न बैंक की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। 26 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। लुटार्क, एरियन, डायोडोरस, जस्टिन। यहां पर होगा जस्टिन। अगला है,
जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी लोग जवाब दीजिए, गलत ऐसे सभी के जवाब आने चाहिए। आयात सस्ता हो जाता है? नहीं। निर्यात सस्ता होता है? सही है। आयात महंगा होता है? सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा और तीसरा, मतलब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। माने आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है और निर्यात जो होता है, जो बेचा जाता है, वो सस्ता होता है। और जब अपनी देश अवमूल्यन करके लोग बेचने का काम करते हैं। ठीक, अगला है, आजादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नोटबंदी कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। नोटबंदी कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग से मेरा सवाल है, आजादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? सभी लोग जवाब दीजिए। तीन बार। कितनी बार? तीन बार। सवाल आ गया ना। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। सभी लोग जवाब दीजिए प्रश्न नंबर 29 का। विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आहरण अधिकार के, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। माने 1, 2, 3, 4, अर्थात सवाल का उत्तर होगा आपका डी। क्लियर हो गया सबका? किसी कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आगे, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहां स्थापित की गई? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहां पे लगाई गई थी? कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, भागलपुर। ये ऐसे प्रश्नों की सीरीज है मॉडल पेपर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जवाब भी देना है आपको बार बार। जी हां, कानपुर। अगला, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य। यहां से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यहां से शुरू हो गया, यहां से पॉलिटी आपकी शुरू हो गई संविधान की सीरीज। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? ये गलत है। दोहरी कार्यपालिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। 2 और 3, मतलब यहां पर प्रश्न का उत्तर हो गया सी। यह भी आप सभी को लर्निंग विद दुर्गेश के, मतलब अगर नोट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो ये प्रश्न की सीरीज आपको सरल लगनी शुरू हो जाएगी। हम और आगे बढ़ते हैं आपके साथ। कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये असीमित नहीं है। जी हाँ, मूल अधिकार जो है वो सीमित है। ये अस्थाई नहीं है, ये भी सही है। ये वाद्य योग्य होते हैं, ये भी सही है। मतलब इसमें आला दीजिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है मूल अधिकार के सेशन में। अगला है, लेकिन नोट संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, चाहे वीडियो का हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, पेट का हो, सुपर टेट हो, पुलिस हो, केवीएस हो, लेखपाल, यूपेट, पीसीएस, अन्य सभी यूपेट ट्रिपल से परीक्षाएं हो। एक अनुच्छेद जिनके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय। डॉक्टर अम्बेडकर एक कथन किस अनुच्छेद, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अगर यह बात आपके मन में है, यह कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो आपको पता है वो अनुच्छेद है 32, मतलब हो गया इस प्रश्न का जवाब सी। क्लियर हुआ? अगला, कौन सा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिक्र अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र है। ये बहुत बार पूछा, मतलब ये यूनिक प्रश्न है, आपको भी मिल गया होगा। हाँ सर, इसको पढ़ लेंगे, जब कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किस में है, किस अनुच्छेद में? कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। 76, 148, 142, 152 यहां पर होगा। महान न्यायवादी की नियुक्ति 76 के अंतर्गत की जाती है, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक, सभी लोग ध्यान से पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो पूछ सकते हैं प्रश्न। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, किसका अनुमोदन?
जवाब दीजिए सभी लोग। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। संसद, अगला है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 37 का। एकदम सही आप लोगों ने बताया, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन एक सदिश राशि नहीं है? ये साइंस के सवाल है, साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है, जीएसजी के है तो विविधता ये भी आपके आ जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का। चुंबकीय क्षेत्र है, प्रवणता है, बलागुण है, विद्युत धारा नहीं है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का, आभासी और बड़े आकार का। 39 जवाब आप लोग को देना है। वास्तविक और समान आकार का, मतलब सवाल का आपका उत्तर हो गया सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ। कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? कौन अचुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट, जस्ता, पारा, एल्यूमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। अचुंबकीय पदार्थ है एल्यूमिनियम, यहां पर हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, रोमर, हाइगेंस, न्यूटन। बहुत लंबा सवाल है और आप इसे दे लेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करें, सभी लोग को जवाब दीजिएगा। जरा जो लाइव एक बार कमेंट करके ये बता दें कि हाँ उपस्थित हैं कि नहीं है। हाइगेंस है सी। अगला, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। 42 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तांबा, जस्ता, चांदी, तांबा, टीन, चांदी, तांबा, जस्ता, टीन, तांबा, जस्ता, निकेल। 43 का जवाब दीजिएगा। तांबा, जस्ता, निकेल, डी। अगला, कौन सा गुण CO2 और CO अलग करता है? रंग, गंध, प्रकाश की उपस्थिति में जल की क्रिया, विलयता। सभी साथी, सभी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। सी वालों के जवाब यहां पर पूरी तरह से सत्य और सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए प्रश्न की तरफ। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? जवाब सभी लोग दीजिएगा। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रा। इकाइनोडर्मेटा। क्वासियोकर तथा मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यूं कह ले एकदम रट लीजिए, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छप कर आएगा। जवाब दीजिए 46 का। प्रोटीन की कमी से। देखिए, नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए आपको इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। ये आपके काम में आ सकती हैं, हो सकता है। टीजीटी, पीजीटी, रीड, केवीएस, एमपीटेट, एसएसजी, पुलिस, लेखपाल, सुपर टेट, यूपीटेट, सीटेट 80 और यूपी ट्रिपल 80 हो गया। इनके लिए भी आप नोट्स आपको मिल जाएंगे घर बैठे, और पीडीएफ भी इनके उपलब्ध हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी ले सकते हैं। क्वासियोकर तथा मेरिस्मस किस रोग की कमी से होते हैं? प्रोटीन, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? सभी लोग बताइएगा। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल, वैलिन अमीनो अम्ल, ल्यूसीन अमीनो अम्ल। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये टॉप के 50 प्रश्न है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। कौन सा हार्मोन्स वृद्धि रोधक
पादप हार्मोन है? जवाब दीजिएगा। टेलीग्राम पर डेली क्लास के लिए आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सबके निःशुल्क इलाज चल रहा है और उम्मीद करते हैं आपके काम का होगा ये पूरी सीरीज। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सभी नोट्स, सभी क्लासेज आपको पूरी मिल जाएंगी एक ही जगह, एक ही बार में। उसके अलावा भी आप अगर चाहें तो घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर चलती है। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें ताकि सारी क्लासेज आपको मिलती रहें, तो आप सभी साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और जिला लिखकर, ताकि आप सभी क्लासेस के लिए जुड़ जाएं, सभी क्लास की लिंक भी आपको मिल जाए। तो बताइए कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? 49 का जवाब दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर प्रश्न नंबर 49 की बात करेंगे, एब्सेसिक अम्ल होगा, मतलब इस सवाल का उत्तर होगा आपका डी। अगला आपके सामने, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है? प्रश्न नंबर 50 के जवाब आपको देने हैं। मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, सभी लोग को इस प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपका जवाब सी। इसी साथ टॉप 50 प्रश्न की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। अगर कोई प्रश्न, कोई सवाल, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रतिदिन क्लास में टाइम से आइएगा और टाइम तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं अब की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा हो, ये मॉडल पेपर की सीरीज जीएस जीके की विविध की सीरीज थी, जहां से आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल थे उनकी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा। बाय बाय। हाँ, ये आपका ही काम है ना, अगर आप नहीं वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा बताइए। आपसे कई बार कहा गया वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी पढ़िए, लोगों को पढ़ने में मदद करिए। थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। सभी को थैंक यू। 50 प्रश्न की सीरीज पूरी हो गई। नमस्ते सर जी। बाय बाय।